यहाँ शिमला में जो हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है, मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है 1.5 साल तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मतलब काश भी लंबे टाइम के लिए चाहिए? कम से कम 1 साल, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए सर जी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, हम पूरी करेंगे। आपको जितनी गाड़ी चाहिए, कौन सी टाइप की चाहिए, बस 24 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। हमको भी तो वही चाहिए। मुझे 4-6 जगह जाना पसंद भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं। आप बता दीजिए कि आपको हायर पर गाड़ी कब से चाहिए, हम अभी से बंदोबस्त शुरू कर देते। फिलहाल तो मुझे साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना है। अभी इमीडिएटली कौन सी कार अवेलेबल है? अभी हमारे पास सिर्फ नाम है, गुरप्रीत कौर। एड्रेस नंबर कुछ नहीं। 1998 में संजीव पारेख ने अमृतसर की गुरप्रीत कौर से शादी की थी। तब ये संजीव अमृतसर की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, संदर्भ टूर्स एंड ट्रेवल्स। लगभग 19 साल पहले की बात है। काफ़ी कुछ बदल गया होगा। फिर मैं ढूंढता हूँ दोनों, संदर्भ टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी और गुरप्रीत कौर को। हैदराबाद का एड्रेस नहीं मालूम, सिर्फ नाम मालूम है, जया नायडू। और 16 साल पहले 2001 में शादी की थी उसने। सिर्फ नाम से पता लगाना मुश्किल होगा। इस संजीव पारेख के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगे। शाकिर, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अमृतसर की गुरप्रीत कौर की तरह हैदराबाद की जया नायडू भी किसी अमीर फैमिली को बिलोंग करती है। अब ये संजीव हैदराबाद में क्यों आया था, क्या कर रहा था, हमें कुछ नहीं पता। अमृतसर में भी ट्रैवल एजेंसी का नाम सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि संजीव ने कभी एक बार उसके भाई के साथ जिक्र किया था। लेकिन दीपक, यहाँ पे हैदराबाद में जया नायडू नाम की हजारों औरतें हैं। उसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ भी। संजीव के जया के साथ 2 बच्चे हैं, समीर और आंचल। उनके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। हाँ, वो भेज दो। और चाहिए कुछ भी। संजीव के जया के साथ 2 बच्चे हैं, समीर और आंचल। उनके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। हाँ, वो भेज दो। और इस संजीव पारेख की भी फोटोज हैं? हाँ हैं। मैं तीनों के फोटोज तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ। आंचल के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला 14 जुलाई का, जिसके तुरंत बाद ही आंचल गायब हुई थी। इस कॉल के जरिए हमें पता लगने वाला था कि आंचल कहाँ गायब हुई थी और उस वक्त वो, उसका भाई समीर और पिता संजीव कहाँ हो सकते थे। हेलो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती बात कर रही हूँ, दिल्ली पुलिस से। आप कौन बोल रहे हैं? मैडम ये पीसीओ का नंबर है, लाजपत नगर मार्केट के पास है। क्या बात है मैडम? एड्रेस? सर, पीसीओ वाले को संजीव का फोटो दिखाया, पहचान नहीं पाया, लेकिन पक्का लगता है कि संजीव ने ही फोन किया होगा आंचल को अपने साथ ले जाने के लिए। पापा कहाँ हैं? अंदर है, चलो। हेलो पापा। कैसी हो आंचल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, हम तीनों को कहीं जाना है। कहाँ? है एक जगह, लेकिन पहले कुछ खाओगी? अगर संजीव ने लाजपत नगर मार्केट वाले पीसीओ से आंचल को फोन किया था तो आंचल वहां गई होगी और संजीव और समीर शायद वहां उसका पहले से इंतजार कर रहे हो। हाँ, ऐसा हुआ हो सकता है सर। तो हमें उस जगह को खंगालना चाहिए जहां पे वो तीनों मिले और जहां के लिए निकले। टैक्सी। एक पूरे दिन की तलाश के बाद एक मॉल के सीसीटीवी में संजीव, समीर और आंचल को टैक्सी लेते वक्त देखा गया। नंबर दिख रहा है गुरु। अब हम उस टैक्सी की ट्रैकिंग करने वाले थे। उम्मीद थी कि इससे हमें पता चलता कि संजीव और उसके दोनों बच्चे कहाँ थे। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं, कई जगह है जाने के लिए। पर पापा, दादी बहुत टेंशन में आ जाएंगी। लेकिन हमें उनको बताना नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। राइट आंचल? दीदी, हम कोई सुराग नहीं छोड़ सकते। संजीव ने ऐसा क्यों किया? बच्चों को शामिल किया? बच्चों को? हमें क्या पता है? कुछ नहीं। हमें भैया के बारे में कभी कुछ पता चला है? लेकिन वो औरत, वो
तो मेरी उम्र की रही होगी ना। उसने ऐसा क्या किया होगा? दलजीत, तेरा ही टैक्सी 14 जुलाई की दोपहर को 3:05 का समय दिखा रहा है। ये देख छपा है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, तीनों याद भी है मुझे, लेकिन ये कहाँ की सवारी थी ये नहीं याद आ रहा। लगा लगा दिमाग पे जोर लगा। ये लोग पुलिस को चाहिए, मर्डर केस है। कहाँ छोड़ा था? हाँ, कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पीछे टूर एंड ट्रैवल वाले हैं ना, जहाँ से अलग अलग शहरों के लिए बसें चलती हैं, वहाँ पे छोड़ा था इन्हें। इन तीनों को मैंने वहीं छोड़ा था और ये तीनों सीधा एक दुकान के अंदर चले गए थे। भाई दलजीत, मुझे वहां लेकर चल अभी। चल चल जल्दी चल। ये संजीव पारेख, ये आंचल पारेख और ये समीर पारेख। संजीव, आंचल और समीर पारेख। संजीव, आंचल, संजीव पारेख मिल गई। ये मिल। कहाँ की बुकिंग है? शिमला की बस ली है। ये रात की 8:45 की बस थी। टिकट कैंसिल नहीं हुआ तो बैठ गया होंगे। लुका छिपी शुरू होने से पहले ही धरना इन तीनों को। आरती, एक टीम लेकर अभी शिमला के लिए निकलो। जी। अपनी एक लोकल टीम है वहाँ। अगर ये संजीव पारेख होटल में ना हो और वहीं किसी के घर में ठहरा हो तो कोई तो जानता होगा। तुरंत अपने लड़कों को फोन करो। ठीक है सर। गुरप्रीत कौर अभी तक ट्रैक में पाई है, पर ये जया नायडू ट्रैक हो गई है हैदराबाद में, समीर और आंचल की माँ। हमारी एक टीम शिमला की ओर बढ़ रही थी संजीव और उसके बच्चों को ट्रेस करने के लिए, और दूसरी टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई जया नायडू से मिलने के लिए, जो संजीव पारेख से 13 साल पहले अलग हुई थी, पर उस पर कोई ना कोई रोशनी जरूर डाल सकती थी। जया जी, क्या संजीव के साथ अब भी टच में है? मैंने बता चुकी हूँ सर कि उस इंसान से बरसों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। घिन आती है मुझे ये सोच के कि कभी वो गलीज इंसान मेरा पति था। बच्चे कभी आपके टच में रहे, समीर या आंचल? नहीं सर, बल्कि इन्होंने जब मुझे उनकी फोटो दिखाई मैं तो उन्हें पहचान तक नहीं पाई। लेकिन वो कमीना वही है। संजीव ने एक बूढ़ी औरत कविता आचार्य का कत्ल कर दिया है। मैंने इनको बताया इस बारे में, लेकिन इनका कहना है कि ये किसी कविता आचार्य को जानती ही नहीं है, यहाँ तक कि इन्होंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना। लेकिन सर, वो कत्ल संजीव कर सकता है। जब उससे मेरी शादी हुई थी तब मैंने उसका असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन शादी होने के बाद वो जानवर बन गया था, रोज पीटता था मुझे। आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उसके साथ दिल्ली आ गई थी? जी, मैंने अपने पहले पति को संजीव के लिए छोड़ा था, क्योंकि मैं संजीव से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता था कि संजीव भी मुझसे प्यार करता है और उसके साथ मुझे एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। मेरे अम्मा अब्बा मेरे इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, पर फिर भी मैंने उन्हें छोड़कर संजीव के साथ शादी कर ली। अम्मा अब्बा ने इसलिए मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। जब मेरी बेटी आंचल पैदा हुई तब हम दिल्ली में थे। संजीव वहाँ कुर्शी टूर्स एंड ट्रैवल्स में जॉब करता था। फिर वो मस्कट चला गया क्योंकि उसकी वहीं किसी ट्रैवल लाइन में ही जॉब लग गई थी। बीच बीच में आता था। फिर समीर पैदा हुआ। समीर के पैदा होने के बाद वो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आया, बल्कि उसने तो हमें पैसे भी भेजने बंद कर दिए थे। अब आप ही बताइए, मैं 2 बच्चों की अकेले देखभाल कैसे करती? इसलिए मैंने अपने अम्मा अप्पा से माफ़ी मांगी और समीर और आंचल को लेकर हैदराबाद चली आई, यहाँ अपने अम्मा अप्पा के पास। पर बच्चे तो संजीव के पास हैं। यही तो दुखती रह गया सर। मैं बच्चों को हैदराबाद लेकर ज़रूर आई थी, लेकिन संजीव ने यहाँ आकर मुझे धमकाया और छीन ले गया मेरे बच्चों को। नहीं संजीव भाई, जया भाभी ने कुछ भी नहीं बताया हमें। फोन भी 2 हफ्तों से बंद है। घर भी 2 हफ्तों से लॉक है, समझ लीजिए। बल्कि हमने तो सोचा भाभी आपके पास गई है बच्चों को लेके फॉरेन में। ये क्या लगा रखा है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी यहीं रहेंगे मेरे साथ। तू भाड़ में जा, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मेरे बच्चों को तुम्हारे जैसी बाप की जरूरत नहीं है, जो ना उनकी देखभाल कर सकता है और ना ही प्यार। अंदर जा, कागज पेंसिल लेकर आ और उन सारी चीजों की लिस्ट बना जो तूने मेरे घर से चुराई है।
8 लाख के गहने का तो मुझे पता है। ये लिस्ट मुझे पुलिस को देनी है। पर मैंने कुछ नहीं चुराया तुम्हारे घर से। ये इंस्पेक्टर को बोलना, इंस्पेक्टर शरद दोस्त है मेरा, उसने तेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाली है। हाँ शरद, मिल गई, पता भेजता हूँ, अभी आके गिरफ्तार। मेरे अम्मा अप्पा को भी बहुत धमकाया कि वो मुझे जेल भेज देगा। जब मैंने अपने पहले पति को संजीव के लिए छोड़ा था तब मेरे अम्मा अप्पा बहुत दुखी हुए थे, बहुत कुछ सुना था उन्होंने। इसलिए मैं संजीव की धमकियों से अपने अम्मा अप्पा को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत डर गई थी। जाने दिया मैंने बच्चों को संजीव के साथ, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो उनसे मिलूंगी, लेकिन ऐसे मिलूंगी ये कभी नहीं सोचा था। अंजलि अपार्टमेंट, सरोजनी नगर, यहीं रहते थे ना आप लोग? जी। और वो पंकज तिवारी आपका पड़ोसी और उसकी पत्नी काजल तिवारी। जया जी, अगर संजीव और बच्चे आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप हमें तुरंत बताएंगे। जी। 3 दिन लगातार शिमला में ढूंढने के बाद हमें एक सुराग मिला, जिससे साबित हुआ कि संजीव और उसके बच्चे वाकई में शिमला आए थे। हाँ मैम, यही था वो, और ये दोनों उसके बच्चे 15 को चेक इन हुए थे। और चेकआउट 18 जुलाई को। कमल सिर्फ ये तीनों थे या इनके साथ एक औरत भी थी, 28-29 साल की, मानसी नाम है? नहीं मैम, केवल यही तीनों थे। संजीव ने आईडी प्रूफ क्या दिया था? यस मैम। ये तो उसकी माँ के घर का एड्रेस है, पुराने वाला, कोई और एड्रेस नहीं लिखवाया? नहीं मैम। उनकी बातों में कहीं सुनाई दिया हो कि आगे कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैम, उसने अपना बिल क्लियर किया और वो तीनों निकल गए। सर 18 को चेकआउट हुए तो शायद शिमला भी 18 को छोड़ा होगा। मैं सभी लोकल ट्रैवल वालों से बात करती हूँ। हाँ, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। वैसे हमें जया नायडू से संजीव पारेख का दिल्ली का पुराना एड्रेस मिला है, देखते हैं कहाँ ले जाता है। हाँ, पेपर में पढ़ा, हिल गए हम तो। इतने साल से हमें संजीव के लिए बुरा लग रहा था। क्यों? संजीव भाई ने हमसे कहा था कि जया का किसी के साथ चक्कर चल गया है और वो उसी के साथ भाग गई है। बच्चों को भी उसने हैदराबाद में किसी के घर ऐसे ही छोड़ दिया था, बल्कि ये उन्हें वहां से लेके आए। वो क्या बोलता है, क्या करता है, वो है क्या, किसी को कुछ नहीं पता। उसने एक बूढ़ी औरत कविता आचार्य का मर्डर क्यों किया, इस बात की भनक भी नहीं लग रही है। पूजा से पता किया आपने? जया के बाद उसकी पत्नी? वो ट्रेस नहीं हो पा रही। संजीव की माँ ने हमें बताया कि पूजा ने भी उसे छोड़ दिया। ये तो हमें नहीं पता था। अच्छी थी वो और बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये पूजा कहाँ से थी, कुछ आइडिया है? नहीं, इतना तो नहीं मालूम, पर हाँ ये जरूर याद आ रहा है कि ये दोनों प्रसाद ट्रेवल्स पर मिले थे। वहीं ये दोनों जॉब करते थे। कहाँ है प्रसाद ट्रेवल्स? रजौरी गार्डन। अरे सर, हमने जब से पेपर में पढ़ा है बस ऑफिस में उसी की बात हो रही है। जब संजीव यहाँ काम करता था तब हम दोनों एक ही पोस्ट पर थे। सर, संजीव जैसा सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने नहीं देखा, टॉप का काम करता था। हाँ, सुना है हमने कि वो जुबान का माहिर था, और ये भी सुना है कि वो शेयर मार्केट में खेलता था। 2009 के आसपास उसने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोल ली थी। और पूजा भी संजीव को इसी ऑफिस में मिली थी और उनका अफेयर हो गया था। हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर, सुना था कि वो दोनों अलग हो गए थे। क्यों हुए थे और कब हुए थे ये तो नहीं पता। जगदीश, हमें पूजा की तलाश है, कहाँ मिलेगी? वो एमपी साइड की थी, बाकी फाइलों में देखना पड़ेगा अगर कोई डिटेल मिल जाए तो। संजीव पारेख की खोज जो हमें शिमला ले गई थी वो वहीं खत्म हुई। शिमला से वो कहाँ गए या नहीं गए, इस पर कोई लीड नहीं मिल पाई। सर, शिमला से निकलने वाली एक बस, स्टेट, प्राइवेट, सब स्कैन किए, नहीं मिले। हो सकता है शिमला में कहीं किराए पर रह रहे हो। सर, गुरु की टीम ने शिमला से लगे हुए कसौली और कुफरी को भी खंगाला। एक गली, एक एजेंट तक पहुंचे, कोई लीड नहीं मिली। सर, पूजा के बारे में प्रसाद ट्रेवल्स में बात हुई, डिटेल्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मानसी बनर्जी, उसके बारे में कोई जानकारी मिली? मानसी के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता। सर, संजीव की मदर सावित्री और ब्रदर राजीव, दोनों के फोन सर्विलियंस पर हैं। अभी तक कोई कॉल नहीं आया। सर, आंचल की क्लासमेट्स? सर, दर्जनों क्लासमेट से बात की, किसी को फोन नहीं आया। यार, ये बंदा संजीव पारेख आखिर चीज क्या है? अपनी आईडी देकर चेक इन करता है, चेकआउट करता है और फिर शहर से गायब हो जाता है। कोई हिस्ट्री निकली इसकी क्राइम में? नहीं। जी सावित्री जी। एक आदमी आया है शिमला से संजीव की तलाश में।
कौन है ये आदमी? कोई शशांक भट्ट है, कह रहा है कि उस संजीव ने कोई कार ली थी उससे किराए पर। बोला था कम से कम 15 एसयूवी लेगा किराए पर। बड़ी बड़ी बातें की सर जी। बोला जो हर्बल प्रोजेक्ट लग रहा है ना शिमले में, उसका मैनेजर है। कब आया? 17 जुलाई को। फिर क्या सर जी, मैं आ गया उसकी बातों में और गारंटी दी कि सारी की सारी गाड़ियों की सप्लाई मैं दूंगा अगले महीने से। फिर वो बोला कि अभी एक गाड़ी चाहिए 1 हफ्ते के लिए। मैंने भरोसा करके दे दिया, लेकिन सर जी अब नंबर ही नहीं लग रहा। नंबर कौन सा दिया? ये वाला सर जी। लेकिन सर ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी बात नहीं की इस नंबर पे? कभी जरूरत नहीं पड़ी ना सर जी। वो 17 को मेरे पास आया और फिर 18 को दोबारा आया और 18 को ही गाड़ी लेकर निकला। मैं अपने सभी कस्टमर से उनके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लेता हूँ, वो थी मेरे पास, वहीं से यहाँ तक पहुंचा। कोई एडवांस वगैरह नहीं दिया? 15 एसयूवी लेने की बात कर रहा था सर जी। उस चक्कर में मैंने इस कार के बारे में बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं कुछ, और चुरा के ले गया साला मेरी गाड़ी। चुराई गाड़ी की फोटो है, कागजात है? हाँ फोटो है, कागजात के डुप्लीकेट है। संजीव, समीर और आंचल पारेख की खोज अब शशांक भट्ट की कार की खोज बन गई। पड़ोसी राज्यों, टोल नाके और चेक पॉइंट्स को खबर कर दी गई इस चुराई गई कार और उसमें सवार 3 लोगों के बारे में। हम अभी तक संजीव की कार को ट्रेस नहीं कर पाए और ना ही ये पता लगा पाए कि संजीव अपने बच्चों को लेकर किस तरफ गया। मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं है कि संजीव ने हमारी माँ को क्यों मार डाला? जी नहीं, क्योंकि सिर्फ संजीव जानता है, और अगर कोई और जानता है तो वो हमें बता नहीं रहा। मुझे तो ये बात अजीब लग रही है कि माँ के मुंह से इस संजीव का नाम कभी सुना ही नहीं मैंने। कैसा आदमी होगा ये? संजीव के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है उसकी दूसरी बीवी जया से। उसके मुताबिक संजीव बेरहम इंसान है। संजीव की तीसरी बीवी पूजा, जिसने संजीव को छोड़ा, पता चला है कि वो भोपाल में है। हमारी एक टीम भोपाल गई है। हमें पूजा का भोपाल का एड्रेस प्रसाद ट्रेवल से मिला था, जहाँ पूजा और संजीव एक साथ काम करते थे। हमारी टीम ने भोपाल में पूजा को खोज ली। आंचल और समीर को भी घसीट लिया? वो अभी पता नहीं, दोनों उसके साथ हैं। पूजा तुम कविता आचार्य को अच्छे से जानती थी। संजीव ने उन्हें क्यों मारा? कविता आचार्य या फिर उनके हस्बैंड मुकेश आचार्य के साथ संजीव का कभी कोई झगड़ा हुआ था? जब तक हम लक्ष्मी नगर में रहते थे, कविता जी और मुकेश जी के साथ कभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। हम सब तो बड़े प्यार से घुल मिल कर रहते थे। तुमने संजीव को 2014 में छोड़ा? हाँ, उसके बाद ना मेरी उससे या ना बच्चों से कभी कोई बात हुई। उसने बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तीनों आखिरी बार शिमला में दिखे थे। कहाँ जा सकते हैं वो लोग? वो हैदराबाद जया के पास कभी नहीं जाएगा, भोपाल मेरे पास भी नहीं आएगा। संजीव ने मुझे बोला था कि जया ने उसे और बच्चों को छोड़ दिया। मुझे तो अब पता चला कि संजीव ने जया को धमकी देकर आंचल और समीर को अपने साथ ले आया। वैसे जहां तक मैं जानती हूँ, एक लास्ट मानसी बैनर्जी थी उसकी लाइफ में। लक्ष्मी नगर वाले घर के पड़ोसियों में कोई मानसी को जानता हो? जी नहीं, ये हमारे पटेल नगर शिफ्ट होने के बाद की बात है। देखिए, संजीव एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। झांसा देकर लड़कियों को पटाता है और जब मतलब निकले तब अपने असली रंग दिखाता है। झूठ तो पानी की तरह बहता है उसके मुंह से। जब हम लक्ष्मी नगर से पटेल नगर आए तब उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी का डामाडोल था। कई सारे लोगों का कर्जा था सर पर। तब वो इस मानसी को घर ले आया। अब से ये यहीं रहेगी। यहाँ रहेगी मतलब? मैंने इसे आंचल और समीर से मिलवाया, हम लोगों ने साथ में डिनर भी लिया। मैं समझ नहीं रही हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मानसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। माँ, हमें वो अच्छी नहीं लगती है। माँ, आप उसे यहाँ से जाने के लिए कहो ना। और वो यहाँ रहने की सोच भी कैसे सकती है? ये तुम्हारे पापा को सोचना है, क्या करना है और क्या नहीं। तो आप ही पापा को बोलो ना।
मार तो बहुत खाई थी मैंने। उसके बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ कहते थे। संजीव ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि मेरे खुद के बच्चे नहीं होंगे। सब कबूल था, पर दूसरी औरत कबूल नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हमें इस मानसी की कोई खबर नहीं मिल रही। मुझे नहीं लगता कि मानसी बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो तो बस संजीव की चिकनी चुपड़ी बातों में झूम रही थी। लक्ष्मी नगर से निकलने के बाद तुम लोग पटेल नगर शिफ्ट हुए। वहां का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? देती हूँ। और एक बात, ये मानसी कोलकाता से है। एक बारी उसने मुझे बोला था। और ये संजीव मोबाइल फोन यूज नहीं करता, सच है? सच है। और वो इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को दगा दिया था। उन सब से बचने के लिए वो जानबूझकर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। और ये सब मुझे शादी के काफी बाद पता चला। मानसी का कोई नंबर है? देखना पड़ेगा। पूजा ने पटेल नगर का जो एड्रेस दिया वहां जाकर आए। पड़ोसियों को मानसी तो याद है, पर सिर्फ नाम से। वो लोग 2015 में वहां से निकले। मानसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिला? आरती के पास मानसी का पुराना नंबर है जो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। वैसे मैंने 2015 के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं जब वो नंबर मानसी यूज कर रही थी। हमारे पास उस चुराई हुई गाड़ी पर भी कोई लीड नहीं जिसमें तीनों फरार हुए। इसके पहले कि हम मानसी तक पहुंचते, हमें चुराई की कार की खबर लखनऊ से मिली। शिमला की ये गाड़ी लखनऊ की एक सेकेंड हैंड कारों की दुकान में पाई गई। हाँ सर, गाड़ी के कागजात शशांक भट्ट के नाम पर ही हैं। इन पेपर्स के अगेंस्ट में तुमने लोन दिया था उसको? हाँ सर, मतलब मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है, उसने गिरवी रखी थी 1 महीने के लिए और कहा था कि 1 महीने के लिए मैं गाड़ी किसी को भी किराए पे दे सकता हूँ। जब वो लोन सूद समेत लौटा देगा, गाड़ी ले जाएगा। शशांक मेरा दोस्त है, ये गाड़ी मैंने उसी से खरीदी। अभी नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए सारे पेपर्स उसी के नाम पर हैं, लेकिन गाड़ी मेरी है। हाँ, 1 महीने में लोन चुका दूंगा, सूद समेत। और अगर 1 महीने बाद तुमने पैसा सूद समेत नहीं लौटाया संजीव, तो मैं गाड़ी बेच दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अपनी गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। हाँ, अभी ज़रा डाउन चल रहा है, इसलिए गिरवी रख रहा हूँ। 1 लाख का लोन, 10,000 का ब्याज, महीने में चुका दूंगा। लोन के लिए थैंक्स। चलो बेटा। इतना डिसेंट आदमी लग रहा था सर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गाड़ी चोरी की निकलेगी। लेकिन जब गिरवी रखी गाड़ी किसी और के नाम पर थी, तो वो गाड़ी तुमने ली क्यों? गलती हो गई सर, मुझे लगा बस 1 ही महीने की तो बात है। ये लखनऊ में कहाँ रह रहा था? उसने एड्रेस तो दिया था सर, लेकिन वो जाली निकला। एक नंबर भी दिया था, लेकिन वो भी जाली निकला सर। और तुमने महीने भर इस नंबर पे कभी कॉल ही नहीं किया? अब हमारी खोज लखनऊ में शुरू हुई। सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और जहां भी संजीव और उसके बच्चों के रहने की संभावना थी, हमने वहां पूछताछ की। अब हम हताश हो रहे हैं। मानसी बनर्जी, दिल्ली पुलिस। सारी कोशिशों के बावजूद संजीव पारेख हमारे हाथ नहीं लग रहा था, पर हम मानसी बनर्जी तक पहुंचे। अरे संजीव, ये बच्चे मेरे पास क्यों आएंगे? क्यों आएंगे वो छोड़िए, आया था या नहीं आया था ये बताइए। क्या उसने आपको फ़ोन किया था या किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? मैं इन्हें सब कुछ फोन पर बता चुकी हूँ। आपके दोबारा पूछने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आप उसकी ज़िंदगी में सबसे रीसेंट औरत थी। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे दौरान या मेरे बाद उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया? हमें खबर है, आप लास्ट थी। देखिए सर, 2015 में मैं उससे अलग हो गई थी और वैसे भी हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं था। बस कुछ तो था कि जब तक चला तब तक ठीक था। उसके बाद मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया और मैं उससे अलग हो गई। बाय मतलब क्या बाय? हाँ, क्या बाय? बाय मतलब अलविदा। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? मैं तो तुमसे शादी की बात करने वाला था। हाँ, तो तुम्हें शादी करनी है तो करो ना, पर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती। मानसी, तुम ये गलत कर रही हो। देखो संजीव, ड्रामा नहीं करते हैं। मुझे मेरी उम्र का और मेरी वेवलेंथ का लड़का मिल गया। सीरियस हूँ मैं उसके साथ, बहुत जल्द सेटल हो जाऊंगी। तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी मेरे घर? डेफिनेटली आंचल और समीर की माँ बनने तो आई नहीं थी। पूजा नहीं हूँ मैं। मानसी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कि जबरदस्ती शादी की उम्मीद करो। नहीं मतलब नहीं। हाँ, ठेस तो पहुंची थी उसे, पर मैंने ज्यादा केयर नहीं किया और तब से मैंने उससे कट ऑफ कर दिया। और सर, मैं नहीं जानती कि कविता आचार्य कौन है और संजीव ने उसका मर्डर क्यों किया।
नेट पे अपलोड कर दो। सारे स्टेट्स के सभी शहरों के हर कोने में लुकआउट की खबर फैलनी चाहिए। सर। कविता आचार्य के परिवार वाले बार बार पूछने आ रहे थे कि उनकी मां का कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया और कत्ल किस लिए हुआ, और हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। कमाल कर रहे हैं आप सर। एक तरफ आचार्य परिवार कविता जी को खोने का खालीपन महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ था कत्ल का कारण ना जानने का आक्रोश। ये खालीपन और आक्रोश आरोपी के परिवार में भी झलक रहा था। एक बूढ़ी औरत अपने पोते की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने कत्ल जैसा संगीन जुर्म क्यों किया और अपने बच्चों को उस जुर्म में शामिल क्यों किया। दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये मैसेज आया संजीव पारिक के बारे में। मेरा नाम भास्कर झा है। आपने जिस क्रिमिनल का फोटो डाला था नेट पर, संजीव पारिक, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। यहाँ वाराणसी में। इस भास्कर झा से तुरंत कॉन्टैक्ट करो। पूरे 2 महीने हम संजीव पारिक के पीछे लगे रहे, वो हमारे हाथ नहीं लगा। अब अचानक से ब्रेक थ्रू एक ऐसे शख्स से मिल रहा था जिसका कविता आचार्य मर्डर केस से कोई वास्ता नहीं था, बस संजीव से जरूर था। एक हफ्ता पहले संजीव ने मुझे बाइक बेची थी। मुझे बोला 2 दिन में बाइक के पेपर्स दे देगा। अब हवा हो गया सर। कहाँ रह रहा था? सर यहाँ एक गणेश लॉज है, वहाँ अपने बेटे और बेटी के साथ रह रहा था सर। सर बाइक ऋषिकेश से चोरी हुई, किराए पे ली थी, फिर इसका जीपीएस निकाला और इसको यहाँ वाराणसी में ले आया। इस वक्त कहाँ होगा वो? पता नहीं सर, लेकिन 3 दिन पहले मैंने उसे 80 घाट पे देखा था। मैंने जैसी आवाज़ लगाई सर भाग खड़ा हुआ। भीड़ का फायदा मिल गया सर उसे, वरना मैं उसे वहीं धर लेता। तुम्हारी पहचान कैसे हुई? सर मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं संजीव पारिक और उसके दोनों बच्चों को सैर करवा रहा था सर। बातों बातों में मुझसे बोला कि वो यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी डालना चाहता है, गाड़ी खरीदने वाला है, इसलिए बाइक बेचना चाहता है। सर मैं झांसे में आ गया। नंबर दे उसका। सर ये लीजिए सर। ये संजीव पारिक मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे बोला दिल्ली में इसकी एक एजेंसी है, मस्कट में एक एजेंसी है। मुझे लगा इंटरनेट पे सर्च करूंगा तो कोई जानकारी मिल जाएगी। सर जैसे ही मैंने इसका नाम डाला, सबसे पहले मर्डर वाली खबर और इसकी फ़ोटो दिख गई। सर मैं तो देख के ठंडा पड़ गया एकदम से। नंबर स्विच ऑफ है। तुमने 80 घाट पर कब देखा था? 3 दिन पहले? हाँ सर 80 घाट पे 3 दिन पहले। वैसे 3 दिन काफ़ी होते हैं, चांसेस कम है कि वो अभी भी वाराणसी में हो। अखिलेश फिर भी कोशिश करो। सर पूरा नेटवर्क लगा देते हैं। दिल्ली, शिमला और लखनऊ के तजुर्बों के बाद हमें ये लग रहा था कि इस बार भी संजीव पारिक हमारे हाथ से निकल गया, वाराणसी छोड़ चुका है, और फिर भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर में मेहनत रंग लाई। अरे सुन, चाय नमकीन लेके आ। हेलो, हाँ 1 मिनट। साहब मैं फ़ोन करने बाहर गया, भाई गायब, ये लड़का यहीं बैठा रहा। समीर। हाँ तुम्हारे पापा संजीव पारिक कहाँ हैं? वो 15 मिनट में आएंगे। बिल चुका देना और यहीं रुकना। मैं 15 मिनट में आता हूँ। और तुम्हारी बहन आंचल, वो कहाँ है? पद्मा लॉज। लड़का और फादर बाहर गए हैं, लड़की अब भी कमरे पे है।
मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा सर। दरअसल लड़की के फादर ने होटल के फ़ोन पर कॉल किया था और मैंने खुद लड़की को कॉल ट्रांसफ़र की थी। वो रही सर। आंचल पारी, हाँ पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पापा रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा, और ना ही होटल। वो तुम दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गया है। वादा किया था पापा ने, वो आकर हमें ले जाएंगे। फोन पर तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा आंचल? बोले डरो नहीं, मैं आऊंगा लेने। पर तुम तो कहीं जा रही थी, भाग रही थी। आंचल, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम लोगों ने कविता आचार्य का कत्ल क्यों किया? नहीं सर, मैंने कविता दादी को नहीं मारा। मैंने उन्हें इतने सालों में देखा तक नहीं। पर समीर तो कह रहा है कि ये सब तुम सब लोगों की मिलीजुली साजिश थी। तुम्हारे पापा ने और उसने मिलकर कविता को मार दिया, और फिर तुम भी उनके साथ भागी। आंचल, तुम भागी क्यों? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारी दादी के घर तक पहुंच गए? पापा ने फोन करके कहा कि तुरंत आ जाओ। मैं गई। मैंने कहा था पापा से कि दादी टेंशन लेंगी। पर तुम्हें मालूम था कि उन लोगों ने कविता आचार्य को मार दिया है? जब पापा के साथ गई तब नहीं मालूम था, लेकिन 2 दिन बाद न्यूज़ में आने लगा तो मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया। पर सर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। पर आंचल, तुम उन दोनों हत्यारों के साथ भागती रही हो। आंचल, झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा। बता दो हमें, कहाँ हैं तुम्हारे पापा? तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्राइम शोज की वीडियोस दिखाए 4 महीने लगातार, ये मर्डर करने के लिए? हाँ। तो प्लान ये था कि कविता आचार्य, जिसे तुम दादी कहते थे, उसको मारना। क्यों मारना, ये नहीं बताया? पापा ने नहीं बताया कि वो मारी जाएगी। लेकिन तुम तो अपना चेहरा छुपाते हुए उनके घर तक पहुंचे थे, ताकि उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी शक्ल नजर ना आए। पापा ने कहा था कैप पहनने के लिए और मुंह छुपाने के लिए, ताकि कोई पहचान ना सके। वीडियोस में ऐसा ही देखा था, लोग करते हैं ऐसा। पापा ने बोला हमें भी करना है। जब तुम्हारे पापा संजीव ने कविता आचार्य का कत्ल किया तो तुमने उनकी टांगें जकड़ रखी? हाँ। ऐसा ऑन द स्पॉट हुआ या पहले से प्लान था? अचानक पापा ने कहा उनकी टांगें पकड़ लो। संजीव, छोड़ो संजीव, संजीव छोड़ो, छोड़ो, कस के पकड़। अरे क्या कर रहे हो संजीव? क्यों मार डाला? मुझे नहीं पता। पापा और कविता दादी के बीच में कुछ बातचीत हुई थी। किस बारे में? पैसा। संजीव, इतनी दूर आए हो तो चाय पी के जाना, लेकिन इस विषय पर अब चर्चा नहीं। मेरा सर फटा जा रहा है तुम्हारी इन बातों से। ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? अपने पैसे तो मांग रहा हूं। लो चाय पी लो। देखो संजू, मेरा दिमाग और मत खाओ। 3 साल पहले जब मैंने आपको फोन किया था, आपने कहा था 1 लाख रुपए धीरे धीरे करके चुका दूंगी, हर महीने किस्तें दूंगी। कुछ नहीं दिया। 2 साल पहले जब मैंने आपको फोन किया था, आपने कहा था प्रॉब्लम में हूँ, नहीं दे सकती। अब मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। मेरे पति मुकेश और तुम कैरम खेला करते थे, लेकिन तुम दोनों के बीच ये पैसों की लेन देन कब हो गई मुझे नहीं पता, भगवान जानता है। नगद लिए थे मुझसे और कहा था लक्ष्मी नगर का घर बेचकर द्वारका में फ्लैट लूंगा, तब पैसे होंगे हाथ में दे दूंगा। कुछ नहीं दिया। अब वो नहीं रहे तो तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम बोलोगे। जाने से पहले उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था तुम्हारे इस लोन के बारे में। तो फिर मैं 1 लाख क्यों बोलता, 10 लाख बोलता ना। संजीव, तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इनके पेंशन पे मेरा गुजारा होता है।
तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं है। मुझे मालूम था पैसे वापस करने का आपका इरादा ही नहीं है। तो फिर पूछते क्यों हो? मत पूछा करो। लेकिन ये प्लान तो 4 महीने पहले से चल रहा था कि कविता आचार्य को मारना है। मुझे नहीं पता। जब संजीव तुम्हें तुम्हारी दादी से अलग लेकर चला गया था तो तुम लोग कहाँ रह रहे थे? पंचकुला। वहाँ पर पापा का एक घर है और वो वहाँ जॉब कर रहे थे। तो तुम लोग पंचकुला से दिल्ली आए थे द्वारका 10 जुलाई को? हाँ सर, संजीव भैया ने बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। एक बार संजीव पारेख हाथ लग जाए तो फिर पूछते हैं उससे। हाँ चल, तुम और तुम्हारा भाई समीर अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे पापा तुम दोनों को छोड़कर भाग गए और तुम्हारा भाई समीर वो फंस गया क्योंकि कविता आचार्य की बिल्डिंग के सीसीटीवी में वो साफ नजर आ रहा है और उसने अपना जुर्म कबूल किया। बोलो, तुम्हारे पापा कहाँ? उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहा। कहाँ जाने वाले थे? मुझे नहीं पता। बोले कि बैग वैग सब रूम पर ही छोड़ दो और रिक्शा लेके स्टेशन पर पहुंचो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा भाई पकड़ा जाएगा? उन्होंने कहा समीर की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम बाद में उसे भी साथ में ले लेंगे। पर ऐसा तो हुआ नहीं। तुम्हारा भाई समीर तो पकड़ा गया और तुम भी पकड़ी गई है ना? इसलिए बोलो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उन्होंने बस इतना ही कहा कि ट्रेन की टिकट खरीद ली है हम दोनों के लिए। रात की ट्रेन है। अमृतसर से चलकर मुगल सराय पटना आसनसोल के मुझे वही लग रहा है। ध्यान से आगे बढ़ना। इस बार संजीव पारेख का चेहरा छुपाने का पैंतरा काम नहीं किया। हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। तो बता दिया सर, अब मैं और क्या बोलूं? हमें उसकी बताई कहानी पर यकीन नहीं है। तो आप अपनी कहानी बना लो, इस पर आपको यकीन हो। देखिए सर, मोटा मोटा ऐसा है, मुकेश जी ने मुझसे लोन लिया था 1 लाख रुपए। वो चुकाने के पहले ही वो गुजर गए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उनकी पत्नी कविता जी से पैसे मांगे। उस वक्त समीर मेरा बेटा मेरे साथ था। कविता जी ने साफ मना कर दिया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया सर। मुझे मालूम था आप मेरी बेटी आंचल से पूछताछ करोगे। मैंने आंचल को अपने पास बुला लिया। मैं आंचल और समीर को लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहा। आप लोग पीछा करते रहे। फाइनली आप जीत गए, मैं हार गया। तुमने अपने बेटे समीर को स्कूल से निकाला, पंचकुला में उसे बिठाकर 4 महीने क्राइम वीडियोस दिखाए। तुम वहाँ सिर्फ पैसों के लिए नहीं गए थे, तुम वहाँ गए थे मर्डर करने। तब ये बताओ कि मर्डर का असली मकसद क्या था? वहाँ जाने का एक ही मकसद था और वो था 1 लाख रुपए जो मुझे उनके कंगन गिरवी रखकर मिले। वहाँ पास ही में एक आदमी था जिसके पास वो गिरवी रखे। 1.25 लाख मिले, हिसाब चुकता। संजीव पारेख, तुमने चेहरा ढका, साथ में छुरा लेकर गए, अपने बेटे को साथ लेकर गए। तुम वहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं गए थे। बोलो, इस सब के पीछे की असली कहानी क्या? मैंने कहा ना सर, अपनी कहानी बना लो, उसे असली नकली चाहे जो नाम दो। संजीव पारेख से इस कत्ल के पीछे का मकसद निकलवाना आसान नहीं था, पर मकसद तो था, एक बड़ा मकसद जिसने सबको चौंका दिया। हमने कविता आचार्य के कंगन उस दुकान से बरामद किए जहां संजीव पारेख ने उन्हें गिरवी रखा था। समीर पारेख नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल होम भेजा गया। आंचल पारेख को एक गर्ल्स ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया काउंसलिंग के लिए।
उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बस अपने पिता और भाई के साथ भागी थी। संजीव बार बार उससे 1 लाख की बात करता रहा जो आपके पिता ने उससे लोन लिया था। तो हमसे बात करता, हमसे मांग लेता। मां को मारने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात होती तो माँ हमें बताती। नहीं, नहीं, वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा है सर। कुछ हद तक झूठ बोल तो रहा। कुछ हद तक का क्या मतलब है सर? सच क्या है और झूठ क्या है? मेरी माँ को उसने क्यों मार डाला? उसने ऐसा कहा? जी, उसने कबूल किया। हमें पहले से शक था कि बात कुछ और है, वरना वो अपने बेटे को अपने साथ क्यों ले जाता? उसे क्राइम वीडियोस दिखाकर क्राइम करना क्यों सिखाता? वो भी लगातार 4 महीने। वो समीर को फंसाना चाहते थे, लेकिन क्यों? पागल हो गए हैं क्या वो? तो संजीव पारख, आप सच बोलोगे या थोड़ी और पिटाई करें? मुझे मालूम था सर, वो पैसे नहीं लौटाएगी। बुढ़िया का इरादा ही नहीं था पहले से। तेरा इरादा क्या था? क्या मकसद था? असली मकसद एक ही था, मर्डर, जिसके लिए मैंने समीर, मेरे बेटे को ट्रेन किया और अपने साथ ले गया। तूने एक बच्चे को जुर्म में शामिल किया, अपने खुद के बेटे को। क्यों? क्यों? क्योंकि वो समीर मेरा बेटा नहीं है। जया के अफेयर की निशानी है, उसके चीटिंग की पैदाइश। तो तू समीर को क्रिमिनल बनाकर उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता था? उसकी माँ ने मेरी लाइफ बर्बाद की, उसका क्या? हाँ? उसे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो वहां था, मस्कत, फैमिली के लिए पैसे कमा रहा था, और वो यहां अपने पेट में किसी का पाप पाल रही थी, पता नहीं किसका। फिर भी मैंने सोचा सब भूल जाता हूं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करता हूं। लेकिन एक दिन अचानक साली बच्चों को लेकर भाग गई, कुछ बताया नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। अरे फिर भी एक छोटे बच्चे को जुर्म में शामिल करने का लॉजिक क्या था? वो भी मर्डर जैसा जुर्म। बदला, और क्या? समीर मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा खून नहीं है। वो जिए मरे, उसका जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा नहीं है, वो निशानी है, मेरे साथ हुए धोखे की निशानी। एक क्रिमिनल को जेल भेजा जा सकता है, उस पर अदालत में मुकदमा चलाकर उसके जुर्म को साबित करके उसे सजा दिलाई जा सकती है। लेकिन उस ख्याल को, उस क्रिमिनल इरादे को किसी के जहन से जुर्म करने से पहले ही कैसे निकाला जाए, खासकर तब जब वो क्रिमिनल इरादा एक निजी अधूरेपन से उभरा हो। एक गहरी रंजिश एक घाव से निकलती है जो वक्त के साथ एक बड़ी गलती का रूप ले लेती है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।